हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हम वो सारे प्रोसेसेस आपके डिस्कस करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं पूरी थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं और न्यूमेरिकल में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, इनके रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो आपका रूल है, जो सबसे पहला आपका जो प्रोसेस है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उसमें आपका है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। कोई भी प्रोसेस, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा हो। यहाँ पर देखिए लिखा भी है हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इतनी लाइन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता हो उसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, उसमें इंटरनल एनर्जी जो होती है, यहाँ पर डेल्टा ई जो हमने लिखा है, इसको क्या हम लिखेंगे, देखिए डेल्टा ई जो ये है आपका, ये जीरो आता है। चाहे किसी बुक में डेल्टा ई लिखा होगा, किसी बुक में डेल्टा यू लिखा होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को आप चाहें कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करें या फिर कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करें, दोनों से ही आपका सही होता है। तो यहाँ हमने डेल्टा ई कंसिडर किया है। तो डेल्टा ई यहाँ पर क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो जीरो आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसमें आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जीरो होता है। यहां पर लिखेंगे डेल्टा टी भी जीरो आएगा। डेल्टा टी क्यों, क्योंकि यहां पर T1 T2 जब सेम ही होंगे, ठीक है, डेल्टा टी एंड डेल्टा ई दोनों आपके जीरो है। तो यहां से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइसोथर्मल क्या है, आइसोथर्मल का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर। कोई भी प्रोसेस आपका जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर डन होता है उसे हम थर्मोडायनेमिक या उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। इसमें इंटरनल एनर्जी आपकी जीरो होती है और आपका डेल्टा टी जो है टेम्परेचर डिफरेंस वो जीरो आता है। नेक्स्ट आपका है एडियाबैटिक प्रोसेस। मैंने आपको कल वीडियो जो दिया था उसमें हमने ये टर्म एक बार मेंशन किया था, एडियाबैटिक बाउंड्री। तो बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर। एडियाबैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट हीट। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोसेस आपके कांस्टेंट हीट पर होते हैं उन्हें हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए, इट कैरिड आउट अंडर द सच कंडीशंस दैट नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, जैसा कि एडियाबैटिक बाउंड्री हम बता रहे थे, तो एडियाबैटिक बाउंड्री पे जो भी प्रोसेस आपकी होती है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, हीट एक्सचेंज नहीं होता। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू जो लिखा है, ये हमने क्या लिखा है, डेल्टा क्यू। क्यू यहाँ पर क्या है, हीट है, डेल्टा यहाँ पर चेंज इन हीट, ये आपका है। तो यहाँ पर मैं मेंशन किए दे रहा हूं, डेल्टा क्यू यहाँ पर क्या है, चेंज इन हीट। ठीक है, चेंज इन हीट यानी कि जो हीट का एक्सचेंज होता है मैटर और सराउंडिंग के बीच में, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, वो आपका क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में। उसके बाद में थर्ड है आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा पी जीरो होता है। आइसोबैरिक का मतलब, जैसे यहां पर आइसोथर्मल था, आइसोथर्मल का मतलब हमने बताया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहां पर आइसोबैरिक जो है इसका मतलब होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान रखिएगा, ये आपके कीवर्ड्स हैं, इनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो आपके कांस्टेंट प्रेशर पर होते हो। अब जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो डेल्टा पी जो है, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो आपका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। यहां पर देखिए, मान लिया जैसे ये कोई आपका सिस्टम है, ये एक बीकर है, ठीक है, इसके बाहर जो है जितने में इफेक्ट पड़ रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो आपका क्या है, यहां पर ये जो आपका है
बीकर, एक सिस्टम है और इसके बाहर क्या सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग जो है आपका और सिस्टम, ये दोनों क्या करते हैं, इनके दोनों के बीच का जो प्रेशर है P1 मान लिया, इसको P2 मान लिया, तो यहां पर जो डेल्टा P आता है उसको क्या लिखते हैं, P2 माइनस P1, ठीक है। तो यहां जब ये P1 P2 दोनों ही सेम हैं, P1 इज इक्वल टू P2, तो डेल्टा P कितना हो जाएगा, डेल्टा P आपका 0 हो जाएगा, और वही हमने यहां पर मेंशन किया है, ठीक है। डेल्टा P इज इक्वल टू 0, यहां पर क्या होगा, डेल्टा P का मतलब यहां पर मैं मेंशन कर दूं चेंज इन प्रेशर। डेल्टा P का यहां मतलब है चेंज इन प्रेशर। प्रेशर जो है आपका वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, किसमें, आइसोबैरिक प्रोसेस में। उसके बाद में फोर्थ है आपका, ये आपने आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया, आइसोबैरिक हो गया, आइसोहोरिक प्रोसेस। देखिए इसमें क्या है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, केवल आपको वो चीजें याद रखनी है जो कांस्टेंट हैं, बाकी तो आप आसानी से लिख ले जाएंगे। तो यहाँ पर डेल्टा V क्या होगा, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये कीवर्ड है इसका, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे P वाला दिखाया था, अगर आप इसको चाहें V1 और V2 करके भी कर सकते हैं। ये आपका सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। अगर यहाँ पर हम इनके वॉल्यूम्स को, अंदर के वॉल्यूम को V2 मान लें और इसको V1 मान लें, अब दोनों में चेंज तो है नहीं, डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डेल्टा V आपका आसानी से 0 हो जाएगा, सिंस V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। ऐसे ही P1 इज इक्वल टू P2 था। तो यहां पर ये जो आपका डेल्टा V है, आइसोहोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम होने की वजह से डेल्टा V, यानी कि डेल्टा V का मतलब यहां है चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या होता है, ये 0 होता है, ठीक है। यहां पर इसके बाद में ये है, इसके बाद में ये है, इसके बाद में ये है और इसके बाद में ये है, ठीक है। इस चीज को आप नोट करते रहिएगा ताकि ये चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाए। बाद में जब न्यूमेरिकल आए उसमें कहीं मेंशन हो आइसोहोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आप कंफ्यूज ना हो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये डेल्टा P और डेल्टा V और डेल्टा Q और डेल्टा E जो है ये आपको उसी में यूज करने पड़ेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा, कोई भी आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसा हो जो अपनी इनिशियल पोजीशन में फिर से लौट जाता हो। जैसे देखिए मान लिया, जैसे यहां पर हम इसको बना रहे हैं, मान लिया कोई प्रोसेस आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है A पॉइंट से, ठीक है, B तक गया ये। अब क्या है, B से ये फिर वापस A में आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे लिखा है व्हेन अ सिस्टम अंडरगो अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। अब यहाँ पे जरूर देखिए, यहाँ पर हमने 2 प्रोसेस दिखाए हैं, जरूरी नहीं कि 2 ही प्रोसेस हो सकता है 3, 4, 5, 6 बहुत सारे प्रोसेस हों। तो यहाँ पर लिखा है अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड फाइनली रिटर्न्स इनटू द इनिशियल स्टेट। ये क्या है, ये इनिशियल स्टेट है, ये आपके फाइनल स्टेट है। यहाँ से ये रन हुआ, B तक गया, B से फिर रिटर्न होकर A में आ गया, तो ये क्या हो गया, ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस हो गया। अब साइक्लिक प्रोसेस में देखिए 2 चीजें आपकी 0 होती हैं, एक तो ये डेल्टा H 0 होता है और डेल्टा E 0 होता है। देखिए डेल्टा E हमने यहाँ मेंशन कर रखा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा H हमने नहीं मेंशन किया है तो उसको मैं मेंशन किए दे रहा हूं। देखिए डेल्टा H का मतलब यहां पर है चेंज इन, H जो वर्ड होता है वो एंथैल्पी के लिए यूज होता है, ध्यान रखिएगा। अभी बहुत सारे थर्मोडायनेमिक फंक्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। डेल्टा H जो है चेंज इन एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज भी इसमें 0 आता है, क्योंकि जहां से सिस्टम चलना शुरू हुआ है, जहां से सिस्टम रन होना स्टार्ट हुआ है, वहीं पे फिर आ गया, ठीक है। टोटल आपका वर्क जो है वो भी 0 हो जाता है ऐसे केस में, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका प्रोसेस है 6th प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में थोड़ा आपको ज़्यादा मैटर लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। देखिए ये आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत ही स्मॉल क्या नाम है डिफरेंस होता है, ठीक है। किसमें, ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स में बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है। लिखा है
इनफाइनाइट स्मली। इनफाइनाइट स्मली का मतलब होता है, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा, स्मली का मतलब होता है स्मॉल, बहुत ही कम, बिल्कुल निग्लिजिबल जैसा। स्लो का मतलब स्लो, धीमा, ठीक है। तो यहां पर लिखा है अ प्रोसेस विच अकर्स इनफाइनाइटली स्लो, दैट्स मीन ऑपोजिंग फोर्स इज इनफाइनाइटली स्मॉलर देन ड्राइविंग फोर्स। यहां पर दो फोर्सेज आपके यहां मेंशन है, देखिए। एक आपका है ऑपोजिंग फोर्स। हमेशा जो कोई भी वर्क हो रहा होता है उसमें दो तरह के फोर्स होते हैं, कोई भी आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा हो। एक आपका होता है ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, और एक होता है ऑपोजिंग फोर्स। तो यहां पर ऑपोजिंग फोर्स बहुत छोटा होता है, इनफाइनाइट स्मॉल होता है, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। किससे? ड्राइविंग फोर्स से। इतना कम होता है कि अगर हम उसमें थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट करें ऑपोजिंग फोर्स में, तो तुरंत जो प्रोसेस है वो आपका क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, ठीक है। यहां पर समझ लीजिए इसको। जैसे मान लिया कोई प्रोसेस आपका ये हो रहा है, ठीक है, ए टू बी हो रहा है, मान लिया ये कोई प्रोसेस है। इस समय आपका जो ऑपोजिंग फोर्स है वो क्या है? बहुत छोटा है। किससे? ड्राइविंग फोर्स से। आपने क्या किया? इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, किसमें? ऑपोजिंग फोर्स में। तो ऑपोजिंग फोर्स क्या करेगा? इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर देगा, यानी कि ये इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये आपका क्या है? ये आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ड्राइविंग फोर्स यहां पर क्या होता है? बहुत मतलब थोड़ा बहुत कम डिफरेंस होता है ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स में। किसमें? रिवर्सिबल प्रोसेस में। और इसी वजह से इसमें जो वर्क डन आता है वो बहुत ही ज्यादा आता है। मैंने यहां पर देखिए नीचे एक नोट एक लिखा है, इसमें लिखा है रिवर्सिबल प्रोसेस ऑब्टेन्ड वर्क इज मैक्सिमम। ये आपका जो वर्क है मैक्सिमम देता है, और इरिवर्सिबल जो है उसमें मिनिमम आता है। तो यहां पर देखिए एक तो बात ये लर्न रखने वाली है कि ऑपोजिंग फोर्स जो है आपका वो ड्राइविंग फोर्स से बहुत कम होता है, यानी कि ऑपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स के बीच का डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होता है। इतना स्मॉल होता है कि अगर हम ऑपोजिंग फोर्स में थोड़ा सा भी चेंज करें, थोड़ा सा भी उसको हम इंक्रीज करें, तो प्रोसेस जिस डायरेक्शन में हो रहा होता है उस डायरेक्शन से तुरंत रिवर्ट हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, वापस चला जाता है। जिस डायरेक्शन में हो रहा होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका है रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए इसमें और भी चीजें हमने मेंशन की हैं। A reversible process can brought back to the initial state without producing permanent effect in the adjacent surrounding। देखिए यहां पर एक चीज और समझ लीजिए। जैसे मान लिया ये जैसे आपका था, ठीक है, यहां पर सिस्टम और सराउंडिंग की अगर हम बात कर लें, देखिए यहां पर बन जाएगा, यहां पर मैं बना दे रहा हूं। देखिए मान लेते हैं जैसे ये कोई सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है? ये सिस्टम है आपका। तो ये जो सिस्टम है इसके चारों ओर जो भी है सिस्टम के अलावा ये क्या है? ये सराउंडिंग है। ये सब क्या है? ये सब सराउंडिंग है इसका। अब यहां क्या है? ये जो सराउंडिंग है इसमें कोई चेंज हमें नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि यहां पर जो ऑपोजिंग फोर्स है वो आपका ड्राइविंग फोर्स, ऑपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स में बहुत स्मॉल डिफरेंस है। इसकी वजह से यहां सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की जो एनर्जी है, बीच के जितने भी आपके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो लगभग एक जैसे हैं। इस वजह से इस चीज को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो यहां पर सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं करना होता है, अपने आप ही आपका जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है। इसीलिए इसको रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। अपने आप ही कोई भी थर्मोडायनेमिक जो आपका प्रोसेस है वो तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए ये जो पॉइंट्स हैं आपके वो भी इंपॉर्टेंट हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्टीपल चॉइस में जो आपके एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये चीज़ें आपसे रीजन में या एसर्शन रीजन टाइप में पूछी जा सकती हैं। जो आपके कॉम्प्रीहेंशनल टाइप के क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ वाले, उनमें भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। अभी इरिवर्सिबल प्रोसेस भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में इंटरनल एनर्जी क्या है, हीट क्या है, वर्क क्या है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है
ये आपका 7th प्रोसेस है, ठीक है, इरिवर्सिबल। ठीक है, मैंने आपको रिवर्सिबल में जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जस्ट उनका अपोजिट है। मैंने आपको वहाँ क्या बताया था कि जो आपका ऑपोजिंग फोर्स है और ड्राइविंग फोर्स है, इनके बीच में डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होता है, इनफाइनाइट टाइम्स स्मॉल। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या है, यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स जो है आपका वो बहुत ज़्यादा होता है ऑपोजिंग फोर्स से। यहाँ पर देखिए मेंशन भी किया है हमने, ड्राइविंग फोर्स जो है आपका वो ऑपोजिंग फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से इसमें जो आपका वर्क है वो क्या आता है, मिनिमम आता है, और उसमें दोनों में डिफरेंस बहुत कम था, इस वजह से वहाँ वर्क मैक्सिमम होता था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ पर जब तक आप सराउंडिंग में कोई परमानेंट चेंज नहीं लाएंगे तब तक आप इरिवर्सिबल प्रोसेस को डन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सराउंडिंग में यहाँ पर लिखा भी है, एन इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन नॉट ब्रॉट बैक टू द इनिशियल स्टेट, यानी कि ये जो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है इसको बैक इनिशियल स्टेट में नहीं ले जाया जा सकता है जब तक आपका कोई परमानेंट चेंज न किया जाए, किसमें, एडजेसेंट सराउंडिंग, यानी कि जो आपका सिस्टम है उसके पास का जो सराउंडिंग है, सिस्टम का जो भी सराउंडिंग है उसमें जब तक आप कोई चेंज नहीं करेंगे तब तक इरिवर्सिबल प्रोसेस को इनिशियल स्टेट में नहीं ले जाया जा सकता है। तो एक ये आपका डिफरेंस है, ठीक है, जो कि आपका प्रीवियस वन से अलग है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो प्रोसेस है, एक चीज और भी यहाँ पर है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये लगातार होता ही रहेगा। और ये जो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट दोनों में इक्विलिब्रियम इसमें एग्जिस्ट करता है। बट वहां पर क्या था, वहां पर इनिशियल और फाइनल स्टेज के बीच में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता था, किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, जो इसका प्रीवियस प्रोसेस था। तो ये आपके जो कुछ पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनको ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और इसमें बता दें कि ये जो आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो आपके फाइनाइट टाइम टेकिंग होते हैं, और जो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो इनफाइनाइट टाइम टेकिंग होते हैं, यानी कि उसमें इनफाइनाइट टाइम लगता है और इसमें एक पर्टिकुलर टाइम में ये कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में आपका है इंटरनल एनर्जी। चलिए देखिए, इंटरनल एनर्जी का मतलब पहले जान लीजिए। हालांकि मैंने प्रीवियसली इसको आपको हमने डिस्कस किया है कि इसको कैपिटल ई या फिर कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखिए इंटरनल एनर्जी जो है आपका जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है उसका सम होता है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है, ये जो आपका इंटरनल एनर्जी है ये सम होता है किसका, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन दोनों का सम होता है। इंटरनल यहां पर वर्ड इसलिए लगा दिया है दोनों में क्योंकि ये जो सिस्टम है उसके अंदर जो होता है काइनेटिक और पोटेंशियल उसका एडिशन होता है। अब एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिए, यहां पर दो एनर्जीज हैं, एक आपका इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है और एक आपका इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों से एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी ये किससे जनरेटेड होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से होती है। यहां पर देखिए ये जो पॉइंट हमने लिखा है, इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है उसकी वजह से होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो कंट्रीब्यूशन करते हैं किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती है और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से होती है। यहाँ से एक एक नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एक नोट यहाँ मेंशन किया है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस का मतलब क्या है, ऐसी गैस जिसके पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरैक्शन ना हो, ना कोई रिपल्शन हो, ना कोई अट्रैक्शन हो। दैट्स मीन देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। ठीक है, फोर्सेस। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है आपकी आइडियल गैसेस की वो जीरो आती है। कैसे आती है ये ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी केवल आपकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है। जो आपकी इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है। क्यों होता है ये ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज प्योरली काइनेटिक, यानी कि
इंटरनल एनर्जी जो होती है आइडियल गैस की वो प्योर काइनेटिक नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते हैं, किसमें? इनके पार्टिकल्स में। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो फैक्टर है वो यहाँ से क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, केवल काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर यहाँ पर रह जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है व्हाई दिस इज हैपन। तो यहाँ पर आप ये रीजन दे सकते हैं। पूछा जा सकता है कि आइडियल गैसेज में इंटरनल एनर्जी केवल प्योरली काइनेटिक होती है, ऐसा क्यों? तो वहां पर आप दे सकते हैं बिकॉज देयर इज नो intermolecular interaction between the constituent particles of ideal gas, and intermolecular interaction या intermolecular forces are responsible to the internal potential energy. That's why internal energy of ideal gas is purely kinetic in nature. ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका जो नोट है 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, कहीं भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका इंटरनल एनर्जी इज ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन डिस्कस किए हैं। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन है। कैसे है देखिए, यहाँ पर जब इसको हम निकालते हैं किसी भी इंटरनल एनर्जी को, जैसे मान लिया ये U है, ठीक है, तो इसमें 2 चीजें होती हैं। U होता है एक फाइनल एंड U माइनस इनिशियल। और इनिशियल और फाइनल आपकी क्या है? ये 2 पोजीशन है किसकी? सिस्टम की। सिस्टम कब आपका इनिशियल पोजीशन में था, कब आपका फाइनल पोजीशन में था। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आता है वही आपका क्या होता है? ये एनर्जी होता है। तो इस वजह से यहाँ पर आप चाहें तो इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो जाता है एनर्जी में, ठीक है। डेल्टा यू जो है आपका वो क्या है? फाइनल और इनिशियल स्टेट्स पर डिपेंड कर रहा है। दैट्स मीन दिस इज थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन। ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछा जाता है तो आप ये रीजन में दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका साइक्लिक प्रोसेस। इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम्स जीरो। यहां पर देखिए क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस अगर आपका एक से ज्यादा स्टेप्स में है तो वहां पर क्या होगा, जो सम होता है, ठीक है, सिग्मा डेल्टा यू, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये आपका किस में होता है? ये साइक्लिक प्रोसेस में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी का सम जो है अपोजिट ही रहेगा, क्योंकि देखिए एक बार ऐसे जाएगा प्रोसेस, फॉरवर्ड जाएगा, फिर बैकवर्ड आएगा, तभी वो आपका साइक्लिक होगा। और फॉरवर्ड की अगर एनर्जी जैसे 20 किलो जूल है तो बैकवर्ड की अगर उतनी ही है तो -20 किलो जूल होगी। दोनों का जब एडिशन करेंगे तो वहाँ क्या होगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है इंटरनल एनर्जी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको जो सबसे पहला वीडियो दिया है, ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसमें आपको हमने बताया था, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, तो वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी, वो आपकी मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करती थी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि जो मास है उस पर डिपेंड नहीं करती, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, किसके, मैटर के। तो यहाँ पर ये जो आपकी इंटरनल एनर्जी है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मैटर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली डिटेल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको नोट कर पाएँ अच्छे से और इसे लर्न कर लें, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलने वाले हैं।